हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि प्रथम होती है, फर्स्ट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी वेग समीकरण अर्थात गतिक समीकरण निकालेंगे और उसके बाद हम आगे अर्धायुकाल भी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग मतलब वेलोसिटी, जिसे हम दर भी बोलते हैं, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के। ये अभिक्रिया है प्रथम कोटि की। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसकी पहली घात अर्थात प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती? अभिकारक की सांद्रता के। और कौन सी घात? ये प्रथम कोटि की पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो घात है वो प्रथम घात ली जाएगी। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो एक बार फिर से, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, लेकिन कौन सी घात पर? प्रथम घात पर। तो हम यहाँ गतिक समीकरण निकालेंगे, मतलब इसकी वेग समीकरण निकालेंगे। क्या होती है इसकी वेग समीकरण, उसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया से हम समझेंगे कि किस तरह से उसके लिए हम वेग समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है कि ए से क्या बन जाता है? पी। ए का मतलब क्या है कि कोई ना कोई ये जो अभिकारक है ए, इससे क्या बन जाता है? पी बन जाता है, अर्थात प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक सिंपल सी अभिक्रिया है। ए से क्या बन गया? पी। इसी के आधार पर हमें क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की गतिक समीकरण निकालनी है। तो जब हमने ए से पी बनाया तो उसके हम प्रारंभ में देखते हैं क्या होता है। प्रारंभ में मतलब है जब हम t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब क्या है कि अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, अभी समय कितना है? 0। तो 0 समय पर क्या हो जाएगा? a का मतलब यहाँ पर a की सांद्रता कितनी है? सांद्रता मान लेते हैं हम a। कितनी है? a है। तो इस स्थिति में p की सांद्रता कितनी होगी? क्योंकि आपको पता है कि अभी उत्पाद नहीं बना है। यहाँ पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, उसका मतलब क्या है? ये अभी केवल और केवल क्या है? प्रोडक्ट नहीं बना है, केवल और केवल क्या है? अभिकारक है। तो जितनी सांद्रता होगी वो केवल किसकी होगी? अभिकारक की होगी। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा उस समय? 0, क्योंकि अभी समय ही नहीं हुआ है। अब जब हम t बराबर t समय पर देखते हैं, t समय पर क्या होता है कि मान लीजिए ए जो उत्पाद ए से पी बना था वो पहले तो 0 था, अभी प्रोडक्ट 0 है, इस समय बिल्कुल ही नहीं बना है। अब कितना समय हो गया? t समय हो गया। तो t समय पर क्या है? अभिकारक मान लीजिए x कम हो गया। अब जितना अभिकारक कम हुआ उतना ही उत्पाद बन जाएगा। क्यों? मान लीजिए यहाँ पहले अगर इसकी सांद्रता 100 थी तो उस समय t बराबर 0 पर इसकी 0। अगर मान लीजिए इसकी 40 कम होगी तो इसकी इसकी बचेगी 60 और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 40। तो अभिकारक की सांद्रता जितनी कम होगी उतना ही उत्पाद बन जाएगा। यहाँ अगर x कम हुई, x का मतलब कि जितनी सांद्रता यहाँ पर कम हुई वही क्या बन गई? प्रोडक्ट बन गई। तो यहाँ पर a माइनस एक्स, यहाँ x कम हो गई, वो क्या बन गई? प्रोडक्ट बन गई। ये कब हुआ? t समय पर। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये नियम है, ये क्या कहता है कि इन अभिक्रियाओं का वेग, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ए से लेके पी बना, टी बराबर 0 पर ए है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना। टी समय पर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट x बन गया। जब प्रोडक्ट x बन गया
तब अभिकारक में x कम भी हो जाएगा। तो ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका नियम क्या कहता है कि अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या? अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती क्या होता है? अभिक्रिया का वेग। तो वेग को लिखते हैं हम r से, किसके समानुपाती होता है? सांद्रता, इसे हम बड़ी ब्रैकेट में a लिखते हैं, और कौन सी घात के? 1, प्रथम। यही तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा है कि अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो हमने क्या करा, अभिक्रिया जो अभिकारक है उसकी सांद्रता लिख ली, उसकी प्रथम घात लगा ली, उसके समानुपाती कर दिया। ये क्या है? ये है रेट लॉ जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों देखते कि ए कितना बचा है। ए टी समय पर कितना है, यहाँ पर हम देखते हैं कितना बचा है, ए माइनस एक्स। तो ए जो ए की सांद्रता थी, अभिकारक की सांद्रता थी, वो कितनी बची? ए पहले तो ए थी टी समय पर, टी बराबर 0 पर, लेकिन जैसे ही जब टी समय हुआ अर्थात कुछ पल बीते तो इसकी सांद्रता x कम हो गई। तो कितनी बची? a माइनस एक्स, और उसकी कौन सी घात है? 1। यहाँ पर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट क्या लगा लेते हैं कि a माइनस एक्स, एक घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हमने पढ़ रखा है, काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ रखी है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता में परिवर्तन बटे समय के अनुपात, समय का अनुपात होता है। मतलब क्या है, सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है वो ऊपर और समय नीचे रखा जाता है। जैसे दोस्तों ये तो बात है अभिक्रिया के वेग की, लेकिन आपने रेखीय वेग में क्या पढ़ा होगा? सिंपल से वेग में वेलोसिटी को आपने पढ़ा होगा कि दूरी ऊपर रखते हैं, वेग बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो वहाँ पर दूरी रखी जाती है, लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ सांद्रता रखी जाती है, और बटे में यहाँ भी समय होता है। तो r बराबर dx/dt का मतलब क्या है? dx मतलब सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ पर हम देखते तो यहाँ a थी, यहाँ 0, लेकिन यहाँ अब क्या हो गई? यहाँ a माइनस एक्स बदल कर हो गई, और यहाँ हो गई 0 से x हो गई। तो ये बात होती है ऊपर सांद्रता में परिवर्तन की, और नीचे क्या है? समय, कितना समय लिया। तो ये काइनेटिक थ्योरी की परिभाषा ये है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय के बराबर होता है। तो ये बात है काइनेटिक थ्योरी की जो हमें पता है, r बराबर dx/dt, ऊपर क्या है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, कितना समय लिया सांद्रता को परिवर्तित होने में। तो यहाँ पर a माइनस एक्स से x हुई, कितना समय लिया? t समय। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर होता है? dx/dt के। अब दोस्तों देखते इस समीकरण में भी इसकी जो लेफ्ट साइड है दोनों बराबर हैं, इधर भी आ रहा है इधर भी, तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। मतलब ये चीज़ किसके बराबर? इसके, और ये भी इसके, तो ये चीज़ भी आपस में बराबर हो जाएंगी। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ ये इसके बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? dx/dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो dx/dt है यहाँ पे आपको क्या करना है? a माइनस एक्स है, इसे इधर ले आना है, और बराबर क्या हो जाएगा? के dt। अब दोस्तों यहाँ पर इतना करके आपको यहाँ पर छोड़ देना इसे, क्योंकि हम यहाँ पर सब कर चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें करना होगा समाकलन। यहाँ तक क्लियर है? ये तो अभिक्रिया का वेग, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये तो यही परिभाषा थी जिसे हमने इस तरह से लिखा था, a माइनस एक्स बची थी सांद्रता, उसकी प्रथम घात, कांस्टेंट लगा लिया के,
ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण r बराबर dx अपॉन dt, इसे हमने इसके बराबर कर दिया और क्या निकाला हमने, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन भी करेंगे हम। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन बनाएंगे, dx अपॉन क्या है नीचे a माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा k और इंटीग्रेशन dt। अब dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। जो आपने दोस्तों समाकलन का फार्मूला अच्छे से पढ़ रखा होगा, क्या होता है कि 1 अपान एक्स dx का समाकलन होता है दोस्तों log 1/x। ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1 अपान एक्स dx का क्या होता है, log 1 अपान एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों dx तो है ही, लेकिन यहाँ 1 अपान एक्स की जगह कितना है, यहाँ अगर हम 1 अपान एक्स की जगह देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपान a माइनस एक्स, क्योंकि dx तो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 1 अपान एक्स है, यहाँ 1 अपान एक्स की जगह क्या है, 1 अपान a माइनस एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log, और क्या होता है 1 अपान एक्स, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा log 1/a माइनस एक्स। ये हो जाएगा समाकलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस वाले फार्मूले की सहायता से। 1 अपान एक्स dx का होता है log 1 अपान एक्स, और 1 अपान a माइनस एक्स dx का हो जाएगा log 1 अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, और dt का समाकलन t, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसका नाम है c। ठीक है, ये कांस्टेंट जुड़ जाता है c। dt का होता है समाकलन t। समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है छोटे से लेके छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करना। तो dt छोटा है तो इसका बड़ा रूप क्या होगा, t, तो kt हो जाएगा। ये के बाहर था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जो c हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। log 1 अपान a माइनस एक्स बराबर kt प्लस c, ये समीकरण डाल दीजिए 3। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस c का मान निकालना है, इस कांस्टेंट का मान भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं समीकरण बनाकर, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम पहले वाली स्थिति में जाएंगे। प्रारंभ में क्या हुआ था, प्रारंभ में दो चीज़ें देखी थी हमने, एक तो t बराबर 0 था, t बराबर 0, और क्या था कि प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता भी 0 थी। समय बराबर 0 पर उत्पाद भी नहीं बना था। तो यहाँ पर x बराबर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, x है उत्पाद की सांद्रता, लेकिन यहाँ उत्पाद 0 है। तो ये चीज़ें मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो log, अब क्या करते हैं, ये जो 1/a माइनस एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/a माइनस 0 बराबर k, और t की जगह कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x बराबर 0 और t की जगह कितना है 0, प्लस और c रख लिया। अब क्या करेंगे, log, यहाँ पर ये जो log में लगता है एक बेस लगा लेते हैं e, तो इसीलिए e बेस मान कर चलेंगे और बाद में हम इसे बदल भी लेंगे। तो log बेस e a/a हो जाएगा। ये है 0 है, ये हट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा log बेस e 1 अपान a, और k 0 की गुणा 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा c। और आपको पता है कि log 1 अपान एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस log x, अर्थात अगर ये जो log 1 अपान एक्स को हमें x को ऊपर लाना है, अर्थात log x लिखना है, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम इसे भी लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे तो log बेस e हो जाएगा, और 1 अपान a को क्या लिखना है, a लिखना है,
तो हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा इस सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए, और ये किसका मान निकल कर आ गया, ये आ गया सी का मान निकल के। यही तो हम चाहते थे, इस समीकरण में हमें सी का मान रखना था, तो सी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। क्या करेंगे अब हम इसे समीकरण 3 में इम्प्लाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस ई ए बटे 1 ए माइनस एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में है तो माइनस लॉग बेस ई और ए। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको फार्मूले हमेशा याद रखने। यहाँ पर ये जो लॉग 1/x की सहायता से हम इसे भी क्या करेंगे, इसे भी बदलेंगे। तो लॉग यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्लस का था, ये जो यहाँ पर प्लस का था, तो लॉग ई बेस 1/a माइनस एक्स, ये क्या होता है, लॉग 1/x होता है माइनस लॉग एक्स। तो लॉग ई 1/a माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस लगा लेंगे हम इसकी सहायता से। तो पहले क्या लगा लिया, माइनस। अब क्या करेंगे, अब जो हर है वो ऊपर लिख देंगे, तो लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। यहाँ पर प्लस, तो ये तो प्लस पहले ही सही था, यहाँ से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही समीकरण 3 में मान रखा तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, लॉग बेस ई को हम क्या, लॉग 1 बेस ई 1/a माइनस एक्स को लिख लेते हैं माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा, के टी प्लस। अब ये जो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और लॉग कितना हो जाएगा, लॉग बेस ई ए इतना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का है, माइनस का ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा लॉग बेस ई ए, और ये माइनस का पहले ही ऑलरेडी है ए माइनस एक्स, लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला और यूज होगा दोस्तों, उस फार्मूले को भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, लॉग यम माइनस लॉग एन। लॉग यम माइनस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम अपान एन। जब भी आपको लॉग में घटाना हो, तो आपको बटे में लिख देना है। तो उसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। अब ये जो लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, ये क्या करते हैं, यहाँ पर ए एम का कार्य करता है और ए एन का कार्य करता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाना है हमें, लॉग, लेकिन यहाँ एम की जगह क्या है, ए है, और एन की जगह कितना है, ए माइनस एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के टी, और यहाँ पर लॉग बेस ई भी है। अब हमें क्या करना है कि के का मान निकालना है, के बराबर क्या हो जाएगा, ये जो टी है ये बटे में आ जाएगा इधर, बाकी पूरा सेम रहेगा, ए माइनस एक्स पूरा सही है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉग बेस ई को हमें लॉग बेस 10 में बदलना है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस। ये भी आपको याद रखना है कि लॉग बेस ई को हमें किस में बदलना है, लॉग बेस 10 में, तो हमें 2.303 से गुणा करनी पड़ेगी। ये जो लॉग बेस ई है इसे हम बदलते हैं लॉग 10 में, तो कितना हो जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस, और बटे में टी पहले से ही था, ए बटे ए माइनस एक्स। ये आ गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण निकल कर आ गई। क्या आई, के बराबर 2.303 लॉग 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सभी फार्मूले आपको याद रखने अच्छे से। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होती है इनमें, तब भी
आपको केवल एक बात याद रखनी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती जो वेग है वो किसके समानुपाती, अभिकारक की प्रथम घात के। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, अभिकारक की सांद्रता बची a माइनस एक्स, उसकी प्रथम घात कांस्टेंट लगा लिया, यहाँ dx/dt हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर समाकलन करा, समाकलन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। समाकलन इसका क्या होता है, 1/x dx का log 1/x, तो 1/a माइनस एक्स dx का क्या हो जाएगा, log में c बटे 1/a माइनस एक्स के dt का t प्लस कांस्टेंट लगा लेते, c जोड़ लेते। अब हम c की वैल्यू निकाली, प्रारंभ में t बराबर 0, t बराबर कितना है, t बराबर रखा जाएगा 0 और x बराबर भी 0, क्योंकि जब समय 0 था तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी थी, 0 थी। अब वही हमें करना है यहाँ पर मान रखने केवल, तो log बेसी 1/a माइनस एक्स की कितनी रखनी है 0, x की कितनी रखनी है 0, t कितना रखना है 0 प्लस c, प्लस कितना है c, log e बेस 1/a, ये 0 हो गया, 1/a बचा, ये भी 0 हो गया पूरा, प्लस c, यहाँ पर कितना बचा केवल और केवल c की वैल्यू हमें निकालनी थी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये जो log बेस e/a 1/a है, इसे हम इस फार्मूले की सहायता से बदलेंगे। log 1/x होता है माइनस log x, तो log 1/a कितना हो जाएगा माइनस log a, और e बेस लगा लेंगे तो माइनस log e बेस a बराबर c। इसे हम क्या रख देंगे, c का ही तो मान निकालना था यहाँ पर, तो उसे हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो ये जो समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे तो log बेसी 1/a माइनस एक्स सही है, kt हमें किसका मान रखना है, केवल c का, तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो c का मान है माइनस log बेसी a, अब वही हमें यहाँ पर खोलना है। तो ये हमने बताया कि log 1/x होता है माइनस log x, तो log 1/a माइनस एक्स माइनस log a माइनस एक्स माइनस log बेस a माइनस एक्स बराबर kt प्लस माइनस माइनस log बेस e और a हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला ये इधर आए तो प्लस का, और ये माइनस ऑलरेडी का था, ये वाला पूरा टर्म ऑलरेडी पहले ही से ही था, बराबर किसके, kt के। अब हमें क्या करना है, log m माइनस log n का यूज करके हमें क्या करना है, log को m/n के रूप में लिखना है। m यहाँ पर a है और n कितना a माइनस है बराबर kt। अब क्या करना है कि k बराबर निकालना है, तो k बराबर ये t गुणा में ये भाग में आ जाएगा 1/t log बेसी a/a माइनस एक्स। अब हमें log बेसी को किस में बदलना है, log बेस 10 में। तो यहाँ से हम 2.303 से गुणा करेंगे और अपना आंसर अपनी गतिक समीकरण को अच्छे से निकालेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि गतिक समीकरण को निकालने में हमें बहुत ही ज़्यादा फार्मूले का यूज करना पड़ा, जो हमें हमेशा याद रखने हैं। कभी नहीं भूलने कि गतिक समीकरण निकालने के लिए ये फार्मूले हम लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं सभी। अब हम क्या करेंगे, गतिक समीकरण निकालकर अब हम अर्ध आयुकाल को निकालेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालेंगे। दोस्तों अर्ध आयुकाल होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय जिसके अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अर्ध आयु का मतलब क्या है, आधी आयु, हाफ एज। आधी आयु का मतलब क्या है कि अगर अभिक्रिया की सांद्रता पहले 100 थी, अभिक्रिया की सांद्रता कितनी थी, पहले 100 थी, तो 100 से क्या है, 100 से कितनी रह जाए, 50, मतलब आधी सांद्रता रह जाए। अब जिस समय में आधी रह जाती, जितना समय लगता है आधी होने में, 100 से होने में 50, 100 से 50 होने में जितना समय लगा वही अर्धायुकाल, मतलब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस समय में अर्धायुकाल कहलाता है। तो अर्धायुकाल में ये जो अभिक्रिया की गतिक समीकरण थी, इसमें क्या था, ये जो इस फार्मूले में टी था, तो यहाँ पर टी ना लिया जाएगा, टी के जगह क्या लिया जाएगा, टी हाफ, क्योंकि अब समय कितना है, आधा है। अब हम क्या करेंगे, ये अर्धायुकाल है, टी हाफ का मतलब क्या है, अर्धायुकाल। और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ये जो
हमने पहले अभिक्रिया की जो सांद्रता थी उसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी थी। हमने क्या करा था, ए से लेके प्रोडक्ट बनाया था। तो टी बराबर 0 पर कितना था, ये ए था, ए 0। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बना। और टी बराबर टी समय पर कितना था, ए माइनस एक्स, ये एक्स बन गया था। तो यहाँ पर जो ए है अभिकारक की सांद्रता है वो तो ए ही रहेगी, वो तो जितनी मानी थी ए उतनी ही रहेगी। और क्या है, ये एक्स कितना रहेगा, एक्स कितना रहेगा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये जो उदाहरण है 150 का, इससे समझते हैं कि अभी ये जो अर्धायुकाल होता है इसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। अब 100 है तो कितनी हो जाएगी, 50। अगर 50 है तो कितनी हो जाएगी, 25। 200 है तो कितनी हो जाएगी, 100। 500 है तो कितनी हो जाएगी, 250। क्या करना है कि हमें आधा करना है। तो अगर ए है तो कितनी हो जाएगी, a/2। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, ए। अब अर्धायुकाल समय में कितनी हो जाएगी, a/2। तो x जो लिया जाएगा यहाँ पर वो कितना लिया जाएगा, a/2। मतलब ए से कितना प्रोडक्ट बन गया, 100 से 50 बना था, आधा बना। तो यहाँ पर ए से कितना बन जाएगा, आधा, a/2। तो x कितना लिया जाएगा, a/2। अब a माइनस एक्स भी हम निकाल लें यहीं पर। तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स की जगह a/2 रख देंगे। यहाँ पर a की जगह a और x की जगह a माइनस a/2। ये 2a माइनस a/2 हो जाएगा। ये 2 लासा लिया तो यहाँ 2a माइनस a, तो 2a में से a जाएगा a/2, a माइनस x निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वही वेग समीकरण में मान रखने। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की समीकरण से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण से। तो जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण हमने क्या निकाली थी, ये वाली थी, हमें याद हो गई। क्या है, k बराबर 2.303/t लॉग, यहाँ पर बेस कितना लिया था, 10 लिया था, a/a माइनस एक्स। अब क्या करना है हमें, यहाँ से हमें 2.303 और t की जगह कितना रखा है, t की जगह हमें रखना है t½ क्योंकि अर्धायुकाल निकालना है। और लॉग 10 अब a और a माइनस एक्स हमने बहुत अच्छे से पहले से ही निकाल कर रखा है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कितना आया था, a/2। अब हमें क्या करना है, ये जो a है a इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या, k बराबर कितना बचेगा, 2.303 t½ कितना हो जाएगा, t½ लॉग 10। ये जो 2 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 2। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब केवल और केवल हमें log 10⁻² का मान रखना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। तो 2.303 इंटू log 10⁻² का मान कितना होता है, 0.3010। अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा t½ ये वाला t½ यहाँ आ जाएगा। और 2.303 की गुणा किससे हो जाएगी, log 10⁻², ये log 10⁻² का मान है 2.3010, उससे गुणा हो जाएगी। हम इसकी जब इससे गुणा करते हैं तो 2303 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब हम 2303 की गुणा 1 से करेंगे तो 2303 आएगा, तो 3 लिख लेते हैं। हासिल कितना लग गया, 230। 0 से करते थे तो 0 आया, अब 23 बचा। तो 2303 के हमें 3 से करके 23 जोड़ना है, तो 6909 प्लस 23 6932। और कितने अंकों के बाद लगाना है पॉइंट हमें, 7 अंकों के बाद। तो 7 अंकों के बाद और t½ तो t½ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t½ इज इक्वल टू, इसे हम लिख लेते हैं 0.693, यहीं तक छोड़ देते हैं, अपान में k।
दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0.693, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। हमें क्या करना है, ये पॉइंट अभी हटा लीजिए। 2303 की गुणा करनी है 3010 से, तो इसकी गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 से करेंगे तो 2303 एकम 2303, 3 उतार लिया, कितने हासिल लग जाएंगे 230। अब 2303 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये एक अंक उतार लेते हैं। अब 23 फिर से हासिल बचा है, 2303 यहाँ कितने होते हैं 6909, 6909 में अगर 23 छोड़ेंगे तो 6932। अब हमें पॉइंट देख लेना, 4 और 3 7 अंकों के बाद लगा दिया, और ये बटे में टी हाफ के बराबर इतना आया था, तो हमें निकालना टी हाफ। तो टी हाफ कितना, टी हाफ अर्धायुकाल यही तो होता है टी हाफ, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये बटे में आ जाएगा। ये बात हो गई दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल का मतलब क्या है, हाफ समय, टी हाफ, और ये जो सांद्रता है अभिकारक की वो ए ली जाएगी, लेकिन उत्पाद की यहाँ पर एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ एक्स बराबर हमें पता लग गया कि ए बटे 2 बदल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ए माइनस एक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस एक्स यूज होता है, इसीलिए हम ए माइनस एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो ए की जगह ए, माइनस एक्स की जगह ए बटे 2 रखा जाएगा, तो 2a माइनस ए बटे 2, ए माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2a में से ए जाएगा ए बटे 2। अब पहली जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण वो क्या कहती है, के बराबर 2.30 log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स, जो हमने यहाँ पर निकाली थी। अब क्या करना है, टी की जगह टी हाफ रखना है, ए माइनस एक्स की जगह ए बाई 2 रखना है, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब log 10 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 2.303 इंटू ये जो वैल्यू है ये पूरी कितनी है log 10 बेस 2 की, ये इतनी वैल्यू है। इसकी हमने क्या करी, इससे मल्टीप्लाई कर ली, इतना आ गया 0.6932030, टी हाफ बटे में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी, तो इधर ले आए 0.693 तक छोड़ दिया, अपमान में के आ गया। ये आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, और वेग समीकरण हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण और अर्ध आयुकाल दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा, दोनों के फार्मूले करें, समाकलन करा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज हो गए थे थोड़े, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी गुणा थी जो कर ली, और टी हाफ की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।